बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का पहला लेक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से और फिर हम इसको एक एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास ऐसी है, आप अपने डेली लाइफ में कुछ चीज़ें देखते हैं और उन डेली लाइफ चीज़ों से आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ज़िंदगी में जो बिल्कुल फ़िक्स होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास हफ्ते में दिन कितने हैं ये फ़िक्स हैं, ये तब्दील नहीं होते। इसी तरीके से अगर आप देखें कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं तो ये चीज़ भी फिक्स है। आपका नाम क्या है ये फिक्स है, ये चीज़ें तब्दील नहीं होती हैं। ऑन द अदर एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं और उनकी कोई फिक्स तरीका भी नहीं होता कि वो किस तरीके से तब्दील हो रही है। मिसाल के तौर पर आप मार्केट में चले जाएं, आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट को ले लें तो उसकी डेली प्राइस डिफरेंट होती है। आप किसी सब्ज़ी की बात कर लें तो उसकी रोज़ाना डिफरेंट प्राइस होती है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल स्टूडेंट देख लें तो हर सेमेस्टर में आपके पास जो नया एडमिशन होते हैं उसमें डिफरेंट स्टूडेंट आते हैं। आप एक बोर्ड के एग्ज़ाम को देख लें तो हर दफ़ा डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पास होते हैं। ठीक है। और अगर एक ही बच्चे से आप बार बार जो है वो टेस्ट लेते रहेंगे तो वो हर दफ़ा डिफरेंट उसके मार्क्स आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब्दील होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास फिक्स हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट और जो चीज़ें फिक्स नहीं हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, कांस्टेंट और वेरिएबल। उसके बाद जो कांस्टेंट है ज़ाहिर है उसकी जो वैल्यू है हम उसी से लिखेंगे, जैसे 7, 3, 1, 5, -2, पाई। ये चीज़ें फिक्स हैं तो हम इनको उसी चीज़ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। वो हम कुछ भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गेमा, एक्स, वाई, ए, बी, सी, टी, जो कुछ भी है हम लिख देते हैं कि ये वेरिएबल है। ठीक है। तो उसका मतलब हुआ कि जो वो तब्दील होता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मार्केट में जो कोई सब्ज़ी है, फॉर एग्जांपल गोभी है, तो गोभी की प्राइस है एक्स, टाइम के लिहाज से, दिन के लिहाज से एक्स है। अब वो एक्स एक दिन 100 रुपये होगा, एक दिन जो है वो 80 रुपये होगा, किसी दिन 120 होगा। या आपके पास टमाटर हैं, आप कहते हैं कि टमाटर की प्राइस आपके पास टी है। ठीक है। तो वो जो टी आपके पास है वो वेरिएबल है, वो रोज़ाना तब्दील होगा। कभी 500 पे चला जाता है, कभी 80 रुपये आ जाएगा, कभी 50 रुपये पे आ जाएगा। अब उसके नेक्स्ट हमारे पास है चीज़ है, वो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये क्या है। अब यहाँ पर देखें कि बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इन वेरिएबल और कांस्टेंट को इकट्ठा इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 1 एप्पल कॉस्ट 50 रुपीज़ एंड यू बाय एक्स एप्पल्स, द टोटल कॉस्ट इज़, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 50x। तो इसमें एक चीज़ ऐसी है जो नाउन है, यानी मेरे पास जो कॉस्ट है एक एप्पल की वो 50 रुपीज़ है। ठीक है। और हमने कितने एप्पल लिए हैं वो वेरिएबल है। ठीक है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 50x है इसको हम क्या कहते थे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम कहते हैं कि अ टैक्सी चार्जेस 200 रुपीज़ एज अ फिक्स फी। कि आप टैक्सी में बैठ रहे हैं, 200 रुपया तो आपने लाजमी देना है, बेशक आप 1 किलोमीटर जाएं, 2 किलोमीटर जाएं, 5 किलोमीटर जाएं। उसके बाद टैक्सी के अंदर एक मीटर लगा हुआ है और वो मीटर किलोमीटर को शो कर रहा है। ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप जितने किलोमीटर सफ़र करेंगे आपको पर किलोमीटर कितने पैसे देने हैं, 30 रुपये। अब जो कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है ये वेरिएबल है, ये एक्स है। अब हज़ारी बात है, हर बंदा फिक्स तो नहीं है, किसी ने 20 किलोमीटर जाना है, किसी ने 10 जाना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका पास उस टैक्सी का किराया क्या होगा, वो होगा 200 प्लस 30x। तो ये हमारे पास जो टैक्सी के मतलब जो कंपनी है उसने ये वाला किराया रखा हुआ है, ये फिक्स कर रखा है। उसने कहा कि जी आपको 200 रुपया तो देना है, उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे आप 30 रुपीज़ या $30 या व्हाट्सएवर जो भी उसका है उसके मुताबिक आप क्या देंगे, पैसे देंगे। तो ये जो 200 और 30 है ये तो जैसे ज़ाहिर एग्जाम्पल के लिए है, वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे आपके पास सर्विस चार्जेस होते हैं किसी भी होटल के, वो कोई कहता है कि जी आप जब हमारे होटल पर आएंगे तो 300 रुपया तो हमारे सर्विस चार्जेस हैं, उसके बाद हमारे पास प्राइस है ये चीज़ें की। ठीक है।
तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मतलब एक कढ़ाई है वो है 1500 रुपये की, एक रोटी जो है वो 20 रुपये की, और पानी की बोतल जो है वो आपके पास 100 रुपये की है। तो अब मर्ज़ी आपकी है कि आप क्या करते हैं। आप कहते हैं जी हमें 2 कढ़ाइयाँ दे दें, 10-15 रोटियाँ दे दें, तो वो जो आपके पास बाकी जो क्वांटिटी है वो तो वेरिएबल है, वो आप जितनी इस्तेमाल करेंगे तो उस इक्वेशन के मुताबिक आपके पैसे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लिखते कैसे हैं, 3x + 5 2a² - 7a + 4x / 2। ये हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, एक हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक हम अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे मैं अभी आपको मिसाल दी है कि आप जाते हैं होटल पर और कहते हैं जी तो 300 रुपये हमारे सर्विस चार्जेस हैं, और उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई फास्ट फूड है, वो कहते हैं कि जी बर्गर की कीमत ये है, आपके पास जो है वो चिप्स की कीमत ये है, और फलां चीज़ की कीमत ये है। आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ ली है, उसको हम एक्स कह देते हैं, एक वाई है एक जेड है। आपने 3x + 4y + 5z ले लिया और +200 कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप एक्स वाई, मसलन आप 3 बर्गर ले रहे हैं, आप 2 शॉर्मे ले रहे हैं और एक चिप्स ले रहे हैं। तो ये हमारे पास डेली हमारे जो लाइफ है, वो आपको अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं, मिसाल के तौर पर जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती है वो आपसे अक्सर यही पूछते हैं कि इसका डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम, डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इन्हीं से मैथमेटिक्स बनी है। और मैथमेटिक्स का जो तरीक़ाकार ये है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप उनको डील कर रहे हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स इनको मज़ीद जनरलाइज करके आगे ले जाता है कि ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास हम इसी वेक्टर स्पेस में ही, लीनियर अलजेब्रा में ही पढ़ेंगे कि जब एक वेक्टर होता है, आप जब बात करते हैं फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में आप 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की वेक्टर्स की बात करते हैं। यानी आप 2 डायमेंशन का वेक्टर हो, आप उसे क्या लिखते हैं, आप उसे लिखते हैं जी xi + yj। ठीक है, 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो zk आ जाएगा। तो क्या आप कभी किसी फिज़िक्स वाले को देखा है कि 4 डायमेंशन की बात कर रहा हो, या 4 डायमेंशन का वेक्टर उसने किया हो, या 4 डायमेंशन उसने ड्रा करके दिखाई हो? नहीं होता। लेकिन जब हम मैथ में बात करते हैं तो मैथ में n डायमेंशंस भी चलती है। अब जो n डायमेंशन है वो क्या है, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम यूं करके लिख देते हैं x1 x2 mij के चक्कर में नहीं पड़ते, xn। अब देखें ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर किस में है, ये वेक्टर हमारे पास n डायमेंशन में है। अब n डायमेंशन आप 100 रखें, करोड़ रखें, अरब रखें, अब ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, क्या आप मुझे इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता सकते हैं? आप इसको ज़रा सोचेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चले मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। ये हमारे पास हम वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो आप LLM इस्तेमाल करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी जैसे आपके पास जेमिनी है, ग्रोक है, चैट GPT वगैरह है, आप इसको इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पर, ये काम कैसे कर रहा है। वो काम ऐसे कर रहा है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरह के मेरे पास 50 पैराग्राफ पड़े हुए हैं जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। जब आप चैट GPT को या किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पूछेंगे तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इनकी टोकनाइजेशन करेगा। टोकनाइजेशन क्या है, वो लिखेगा यहाँ पर दिस, वो लिखेगा यहाँ पर इज़, वो लिखेगा एन, वो लिखेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये देखें, ये मेरे पास पहला वेक्टर का पहला कंपोनेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, सारे आ जाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा पैराग्राफ कहीं पे लिखा होगा वो उसके भी ऐसे ही वेक्टर बनाएगा। तीसरा पैराग्राफ कहीं लिखा होगा उसका वेक्टर बनाएगा। अब आपने जो चीज़ें पूछी हैं, यानी जहाँ जहाँ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा वो पूरे पूरे पैराग्राफ उठाएगा, उनको इस तरह वेक्टर्स की फॉर्म में ले आएगा। अब इनको पूरे को जब वो वेक्टर की फॉर्म में ले आएगा, अब ये मेरे पास वेक्टर्स बन गए। ठीक है, अब ये वेक्टर्स बन गए, ज़रा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, इनकी ये इस तरह के वेक्टर्स बन जाएंगे, इनको हम कहते हैं टोकनाइजेशन, ये टोकन्स आगे। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कंसेप्ट आया कि नहीं आया, कि किसका, 3 डायमेंशन से ऊपर के वेक्टर्स का, जो हमारे पास प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं। तो ये मेरे पास नंबर्स आएंगे। अब वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर एक वर्ड उठाएगा,
फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के आगे देखेगा कि वो कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है। मसलन यहाँ पर इज़ आ रहा था, यहाँ पर कुछ और वर्ड आ रहा था, यहाँ पर कुछ और वर्ड आ रहा था, यहाँ पर इसके आगे कुछ और वर्ड आ रहा था। तो वो ये देखेगा कि इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के आगे क्या आ रहा है। तो उसके बाद वो देखेगा कि सबसे ज़्यादा क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। मैंने कहा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं, उसकी डेप्थ में हम नहीं जाते, क्योंकि ये पूरा एक डिटेल में एक टॉपिक है, ये काम कैसे करता है। मैं जस्ट आपको वेक्टर्स की बात बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो लोगों को कहाँ तक नज़र आती हैं और हमें उनको कहाँ तक देखना चाहिए। तो अब वो करता क्या है कि इसको प्रिडिक्ट करता है, वो उसके बाद देखता है कि जी ज़्यादातर इज़ आ रहा था, तो वो लिख लेगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज़। ठीक है, अब वो इज़ के आगे देखेगा, ए आ गया, फिर वो देखेगा आगे मैथमेटिकल आ रहा है, आगे फ्रेज आ रहा है, आगे फॉर्म्ड आ रहा है, आगे यूजिंग आ रहा है, आगे कांस्टेंट आ रहा है, आगे वेरिएबल आ रहा है, आगे एंड आ रहा है, आगे कॉमा आ रहा है, ऑपरेशंस आ रहा है, सच आ रहा है, एडिशन है, कॉमा है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है। तो ये जो एक एक वर्ड है उन्होंने क्या किया, ये बार बार एक ही प्रोसेस लगाकर इन वेक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर है वो चीज़ों को सिर्फ वेक्टर और मैट्रिक्स की फॉर्म में देख रहा है। आपके पास बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास जो डिजिटल इमेज होती है या आपके जो कैमरे से तस्वीर बनाते हैं, वो तस्वीर भी एक क्या है, एक मैट्रिक्स ही है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस दफ़ा मैंने अपने जो बीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनको मैंने इस पर बाकायदा काम करवाया था कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में वो काम किया हुआ है कि आपके पास जैसे आप एक पिक्चर पर जब आप फ़िल्टर लगाते हैं, उसे ब्लर कर देते हैं, उसे ब्राइट कर देते हैं, या आप ये कर देते हैं कि उसको कंप्रेस करते हैं, तो एक्चुअली वो मैट्रिक्स पे क्या किस तरह के ऑपरेशंस लगते हैं बैक एंड पर। ठीक है, तो खैर चूँकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें वापस आते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, तो ये चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं। अब व्हाट इज़ एन इक्वेशन। अब इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब हम किससे, इक्वेलिटी के निशान से, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम बराबर रख लेते हैं, हम बीच में इक्वल का निशान डाल देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है इक्वेशन। हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन। जैसे 5x + 5 = 100। अब उसी वापस आ जाएं उस सिनेरियो में कि आपने कहा कि वो मुझे बंदा ये कह रहा है कि वो कहता है जी कि एप्पल की प्राइस आपको नहीं बता रहा। ठीक है, आप साथ अमरूद ले रहे हैं, अमरूद की प्राइस आपको नहीं बता रहा। तो बल्कि पहले हम आते हैं सिंगल वेरिएबल पे। मसलन आपको सेब की कीमत का नहीं पता, आपने 5 किलो सेब लिए, बंदे ने आपको कहा जी कि मुझे आपने 800 रुपया देना है। अब 5 किलो सेब आपने लिए और प्राइस कीमत आपने, अब सेब की कीमत का आपको नहीं पता, आपने क्या कहा है, आप इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे आप कहेंगे कि 5x = 800। ठीक, अब 1 किलो सेब की कीमत क्या होगी, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 800 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, आपके पास क्या आएगा, 1 किलो सेब की कीमत निकल आएगी। ये तो हमारे पास आ गया वन वेरिएबल में चीज़ें। अब अगर आप दो चीज़ें लेते हैं, फॉर एग्जांपल मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा है, उसने 5 किलो सेब लिए और 3 किलो अमरूद लिए और उसने 1350 रुपया जो है वो पे किया दुकानदार को। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस x और y की कीमत क्या होगी, 3x + 5 y। x हमारे पास क्या है, सेब है, y क्या है, हमारे पास अमरूद है। तो इस तरह की हमारे पास प्रैक्टिकल्स चीज़ें डेली लाइफ में पड़ती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन, कि जब इक्वलिटी का निशान आ जाएगा बीच में तो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी। अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ हम इसको देख लेते हैं कि हमने पहले बात की कांस्टेंट की, फिर हमने कहा वेरिएबल, फिर हमने कहा उन दोनों को आपस में मिलाएंगे, वो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा विद एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये जो चार हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है। फिर हमने कहा बीच में इक्वल डाल देंगे, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब हम बराबर रख लेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। अब इक्वेशन कितनी टाइप की होती हैं, इक्वेशन सबसे पहली बात है वन वेरिएबल में। जैसे वही हमने बात की है कि अगर हमारे पास इफ़ ईच एप्पल कॉस्ट 50 रुपीज़ और हमने 500 रुपया दिया, ठीक है, हमने क्या लिया, 500 रुपया दिया। पहले हमने जब कहा था एक्सप्रेशन की बात, हमने कहा था कि एक एप्पल की कीमत जो है वो 50 रुपया है और अगर हम x एप्पल ख़रीदें तो उसकी कितनी कीमत हो जाएगी, 50x। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 50 रुपये का एक एप्पल था
तो मैंने 500 रुपया दिया दुकानदार को कि मुझे इसके एप्पल डाल दो, तो वो मुझे कितने देगा। आल तो हमारे पास जो है एप्पल्स की ज़ाहिर जो प्राइस होती है वो केजी के हिसाब से होती है। तो जैसे एक एग्जांपल, आप इस एप्पल की जगह अंडे रख लें, ठीक है। आप कहते हैं कि एक अंडे की कीमत जो है वो 50 रुपये है और आप 500 रुपये देते हैं दुकानदार को, मुझे 500 के अंडे दे दो, तो आपको कितने अंडे देगा, ठीक है, 10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि अ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, इफ सन्स एज इज एक्स, तो फादर एज क्या बनेगी, x प्लस 30, ठीक है। अब हमें कहा जाए कि अगर फादर की जो है ना एज वो 50 है, तो बच्चे की क्या होगी। तो पहले हमने पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 30, तो x प्लस 30 जो है चूंकि 50 है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है वो आपको मैथमेटिकल जब उनको इक्वेशनें देंगे वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसका मकसद सिर्फ पीएससी की प्रिपरेशन ना हो, पीएससी आप तो क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर आप साथ साथ चीज़ें चलते जाएंगे, पढ़ते रहेंगे। मेरा इसका एक मकसद और भी है, वो ये है कि मैं इन डेप्थ चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से चीज़ें कनेक्ट करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो आपकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आप इसको आगे बच्चों तक भी लेकर जाएं। आप जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें भी हैं उनको आप इस तरीके से डील करेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है, ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 वेरिएबल में। उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं और इक्वेशन इस तरह की बन जाती हैं जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, वही जो अभी आपको मैंने अमरूद और सेब वाली एग्जांपल दे दी। इनका सोल्यूशन क्या क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, हम उसको ग्राफिकली देखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, या हमारे पास जो 1 वेरिएबल में इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होता है, 2 वेरिएबल में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास इक्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा और वेरिएबल भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशनें लिखी हुई हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा जर्नल करके लिख लें, जर्नल क्या है कि आपके पास जैसे ये नीचे 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशनें हैं, तो अगर हमारे पास वेरिएबल n हो और इक्वेशनें m हो तो उसका क्या बनेगा, तो वो इस तरह की फॉर्म बनेगी, ठीक है। आप इसको चेंज कर लें, आप i की जगह 1 रखेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या है कि आप i की जगह 2 रखेंगे तो ये सारा जो है मेरे पास क्या बनता जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 अप टू सो ऑन, फिर 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास n वेरिएबल में m इक्वेशनें बन जाएगी, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म आ गई। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे आता है कि हमारे पास जो इक्वेशनें होती हैं ये जो इनके वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को आप देख लें, ये हमारे पास जो चीज़ थी तो इससे हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें x1 का कोफिशिएंट क्या बन रहा था, अब x1 का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है a11, ठीक है, पहली इक्वेशन में, फिर a12, फिर अप टू सो ऑन a1n, फिर जो सेकंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या था वो था 21, थर्ड में क्या था a31। ये जो हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक n m n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके साथ जो है वो हमारे पास ये वेरिएबल आ जाएंगे, यानी मैट्रिक्स से ये a आ जाएगा, इसके साथ वेरिएबल आ जाएंगे। वो वेरिएबल कौन से मेरे पास हैं, x1 से लेकर xn तक, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा b1 से लेकर अप टू सो ऑन bn, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यानी इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। वो क्या होगा, ax इज इक्वल टू b, वेयर a हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, और x जो है हमारे पास कोई fn, ये f जो है ये फील्ड है
या कोई भी हमारे पास नंबर्स है, जैसे यूजुअली हम आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें वेक्टर होगा, और जो बी है वो भी एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, किसका, एफ एन का। एफ एन को आप आर एन कह दें, जैसे हमने आर आर क्लास आर क्लास आर 3 R 4 पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम वेक्टर्स पे स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या ये है, यही जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, बीच में एक लाइन डाल के यहाँ बी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में ये वाली चीज़ कैसे आएगी, ये जो चीज़ थी ये मेरे पास आएगा 1 1 2 -1 इंटू एक्स वाई बराबर है 2 एंड 0 के। ये तो मेरे पास ए एक्स इंटू बी की फॉर्म में आ गया, मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब अगर इसका मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम बाजू का 2-3 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक हम कहते हैं 1 1 2 -1, थोड़ी सी स्पेस दे के 2 0 लिख देते हैं, ठीक है। यानी जितनी स्पेस इनके बीच में होती है इससे थोड़ी ज़्यादा स्पेस हम यहाँ दे देते हैं, हमें पता चल जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। या हम क्या कर देते हैं, बीच में एक लाइन डाल देते हैं, या फिर हम डॉटेड लाइन डाल देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। फिर हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, वो 3 तरह की चीज़ें हैं। एक यह है कि हमारे पास हम एक मैट्रिक्स से जब दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी 2 रोज़ को आपस में चेंज कर लेंगे, या हम किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हम क्या करेंगे कि किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम दूसरी में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे रो ऑपरेशंस। ये हम कोई एक इस्तेमाल करें या एट अ टाइम तीनों इस्तेमाल करें, उसको हम क्या कहेंगे, रो ऑपरेशन। मसला मेरे पास है 1 2 -1 0 1 0, बल्कि 0 की जगह मैं यहाँ पर कुछ और रख लेता हूँ, 2 1 -5, और यहाँ मैं रख लेता हूँ 7 1 4, ठीक है। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बल्कि इसमें मैं इसको 7 कर देता हूँ और नीचे वाले को 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास अभी हम पढ़ेंगे जो एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, आपको पता होगा कि किस तरीके से निकालते हैं। मेरे ख्याल में 9th में मैट्रिसेस, उसमें आपने चीज़ें डिटेल में पढ़ी होंगी, पढ़ाई भी होंगी कई दफ़ा। तो अब हमारे पास ये होता है कि जब हम एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चीज़ों को लेकर जाते हैं तो हमें यहाँ पहली पोजीशन पे 1 चाहिए होता है। अब यहाँ पर 1 तो है नहीं है, तो हम लाएंगे कैसे, हम इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम इंटरचेंज करते हैं रो को। चूँकि हमारे पास थर्ड रो में 1 आ रहा है, फर्स्ट रो में 1 नहीं आ रहा, तो हम इस क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट से इंटरचेंज कर देंगे। तो मेरे पास बन जाएगा 1 1 4 और 7 2 -1 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और बीच वाली ज़रा खुद ऐसे ही रहेगी, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपको याद होगा भी, हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ये एक्चुअली जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स आपका आया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो अगर आपके पास 3 इक्वेशनें लिखी हों, आप पहली इक्वेशन को बाद में लिख लें, बाद वाली को पहले में लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि हम उसको किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें। अब वही वाली बात है, जैसे मेरे पास यहाँ 1 आ गया फॉर एग्जांपल, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ चलें जो कुछ भी है, ठीक है। अब मैंने एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को लेके जाने के लिए इन दोनों को 0 करना होता है। तो इसको 0 करने के लिए मुझे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा मैं पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसमें से माइनस कर दूंगा, या -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इस थर्ड रो में ऐड करूंगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 0 एंड 0। तो ये जो तरीकाकार है वो ये है कि हम क्या कर देते हैं कि एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले जाने के लिए हम ये काम कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया 2 रोज़ को, या फिर हम क्या कर देते हैं, उसको नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करके उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास है एचेलॉन, और ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या है, सबसे पहली चीज़ आपके पास गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन मेथड है कि हम जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस तरह से लगाते हैं कि हम करते क्या हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जो ये पोजीशन होती है पहले वाली, इस पोजीशन पर हम 1 लेके आते हैं। वो हम रो को इंटरचेंज करें, या ये पहले ही से यहाँ मौजूद हो, यहाँ हम उसको किसी चीज़ से डिवाइड कर दें, जो भी हमारे लिए आसानी हो, हम यहाँ 1 लेके आ जाते हैं। उस 1 की मदद से हम यहाँ करते रहते हैं, सबको 0 कर देते हैं।
अब जीरो करने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है दूसरी रो में। दूसरी रो में अगर यहाँ मेरे पास जीरो आ रहा है तो फिर हम इससे नेक्स्ट देखेंगे क्या नॉन जीरो आ रहा है। अगर आ रहा है तो जीरो आ रहा है तो फिर नेक्स्ट चले जाएंगे। यूजुअली होता यही है कि हमारे पास यहीं पर नॉन जीरो एलिमेंट होता है यहाँ इस पे, तो हम फिर इसको 1 कर देते हैं। अगर ये जीरो होगा नेक्स्ट नॉन जीरो होगा तो नेक्स्ट को हम 1 कर देंगे। अब फिर क्या करते हैं हम, ये जो सेकंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, सेकंड रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको 1 करेंगे और उसके नीचे सबको 0 कर देंगे। फिर हम थर्ड रो में आ जाएंगे, थर्ड रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको 1 करेंगे, उसके नीचे सब 0 करते जाएंगे। तो करते करते एंड पे हमारे पास यहाँ पर आकर ये बात खत्म हो जाती है। अब ये जो बात जब खत्म हो जाती है, ज़ाहिर है यहाँ हमारे पास एक वेक्टर था वही वेरिएबल का और इस साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर था, तो हम क्या करते हैं वापस इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि जो आखिरी वाली रो में सिर्फ जो एक वेरिएबल होता है उसकी सिंगल वैल्यू आ जाती है अक्सर, ठीक है। और फिर हम उसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते जाते हैं, यहाँ से ऊपर वाले की वैल्यू निकाल ली, उससे फिर ऊपर वाले की निकाल ली, फिर ये तीनों यूज़ किए, इसकी निकाल ली, चारों यूज़ किए, पहले वाले की निकाल ली, चलते जाते हैं। हमारे पास तमाम वेरिएबल्स की क्या जाती है, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकल आती हैं। अब जो रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है इसी के साथ में वो भी बता देता हूँ। तो रिड्यूस एचलन फॉर्म हमारे पास जो रो होती है वो ये होता है कि अब हमारे पास ये जो हमने 1 किया था इसके ऊपर भी 0 कर देते हैं, फिर यहाँ जो 1 आया था उसको ऊपर भी 0 कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ जो 1 आया था उसके ऊपर भी 0 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसको हम कहते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म। और ये जो रोज़ को एचलन फॉर्म में लेके जाने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, और जो रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाने का प्रोसेस है उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो ये 2 डिफरेंट मेथड हैं जो आपने फ्रीक्वेंटली पढ़े होंगे, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि जो रिड्यूस एचलन फॉर्म में एक्चुअली हमारे बहुत कन्फ्यूजन होती है। वो कन्फ्यूजन ये है, सपोज करें मेरे पास यहाँ 1 था, इसके नीचे मैं सारे 0 ले आया, लेकिन यहाँ पर भी 0 था, ठीक है, यहाँ पर भी क्या था, 0 था। अब यहाँ 0 आ गया और इसके नीचे भी फिर हमें सारे 0 चाहिए। अगर ये 0 है और इसके नीचे भी वाले सारे 0 हैं तो मुमकिन है यहां हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 आ रहा है, लेकिन सेकंड रो में तीसरे वाला जो एलिमेंट है वो 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे 0 करेंगे और इसके ऊपर 0 करेंगे। चूंकि यहां हमारे पास 1 ही मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हमें इस 5 को 0 करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारे पास मोस्टली तो ये होता है ना कि यहाँ जो रिड्यूस एचलन फॉर्म में चला जाता है वो डायगोनल में 1 1 आ जाते हैं और बाकी ऊपर नीचे सारे 0 हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 1 नहीं होते। वो होता क्या है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा है कि सेकंड रो में आपके पास ये जब आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया तो ये सारे 0 हो गए, ये सारे, जब ये सारे 0 हो गए यानी कुछ इस तरह का था मैट्रिक्स, जब हमने रो ऑपरेशन लगाया तो ये सारे 0 हो गए, तो फिर इसका मतलब अब हम यहाँ इसके ऊपर देखेंगे तो ये 5 ही रहेगा, तो ये स्टिल रिड्यूस एचलन फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आप 3 क्लास 3 के मैट्रिसेस लेके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको एचलन रिड्यूस एचलन फॉर्म में लाजमी लेके जाएंगे, ठीक है। तो अलबत्ता अगर आप सिर्फ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? Rank of the matrix is the number of non-zero rows in echelon form या reduced echelon form। तो echelon form में जब आप मैट्रिक्स को लेकर जाएंगे उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगी वो हमारे पास उसका रैंक होगा। कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है कि जाहिर है हमारे पास सिस्टम लीनियर इक्वेशन उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होता है? बहुत आसान सी बात है, इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैं कहता हूँ मेरे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर आप मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड इस्तेमाल करेंगे तो इसका सोल्यूशन होगा ए इन्वर्स बी। तो अगर इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके पास MCQs बन सकता है। और अगर हमारे पास ये नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, ए जो है नॉन सिंगुलर हो यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 होगा तो फिर हमारे पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हम इस पे बात करते हैं कि
कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की? नंबर 1 कि उनका यूनिक सोल्यूशन हो, नंबर 2 उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, और नंबर 3 उनकी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब आपके पास, वो हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, और सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक तो बात हो गई, सिंपल सी बात है कि आप ये जो मैट्रिक्स है, कौन से वाला, ये वाला मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये मैट्रिक्स बन गया, देखें 1 माइनस 1 1 1 माइनस 0, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंपल आप डिटरमिनेंट निकाल के देख लें, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो फिर हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखें ज़रा क्या कहता है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास n जो हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये जो n है वो नंबर ऑफ वेरिएबल है, ऊपर हम पढ़ के आए हुए हैं, ये वही वाला n है। तो अगर a का रैंक और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, दोनों का रैंक n हो, ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स है उसका रैंक भी और उसका जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया उसका रैंक भी, ये दोनों का रैंक अगर हमारे पास क्या हो, अक्सर होता क्या है, अक्सर होता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ना आप यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं ना, ये पूरी पूरी रो 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ b 0 नहीं होता, फॉर एग्जांपल वो यहाँ 3 आ जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर हमारे पास इन दोनों के रैंक बराबर ना हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब जाहिर है ये हमारे पास सारा कुछ 0 आ गया, तो 0 इज इक्वल टू 3 के बराबर तो नहीं होता। एक तो तरीकाकार ये है, एक ये है कि डिटरमिनेंट निकाल के देख लें। और अगर हमारे पास इनका दोनों का रैंक कोई भी 0 रो ना हो, रो कोई भी 0 ना हो, यानी जितनी जो है वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल है मसलन, अच्छा एक और बात भी है ना, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल में 3 इक्वेशन बनेंगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास इसका मतलब है कि एक रो ये, एक रो ये, एक रो 3 रोज होंगी, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इधर भी 3 होंगी। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी 2 रोज, एक रोज लाजमी 0 चाहिए मुझे। रैंक कब होगा, जब नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 होगी। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशंस ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। किसमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के उसके एचेलॉन फॉर्म में जाकर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर हो जाए, जितने इक्वेशंस थी उतने ही इसकी रोज हों, बाकी 0 हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कोई भी रो 0 नहीं होगी, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास उसका रैंक कम आ गया, मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स था, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स था, तो उसमें हुआ क्या कि यहाँ यानी 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशनें थी, ये 2 तो हमारे पास हो गई नॉन जीरो, ये वाली आखिरी वाली सारी 0 हो गई। अब ये जो आखिरी वाली सारी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो इक्वेशन अब बनेगी, तो एचेलॉन फॉर्म में जब मैं उसको लेके जाऊंगा तो वो मेरे पास तो इस तरह की फॉर्म बनेगी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, पहली इक्वेशन से। मतलब मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y z इज इक्वल टू 5 आ गया, और दूसरी इक्वेशन में मेरे पास आ रहा है y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 बिलफर्ज, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन तो मेरे पास है ही नहीं है जहाँ से z की वैल्यू हम निकालते थे। तो अब जब इसको आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो एक की तो वैल्यू ही नहीं हमारे पास, z की वैल्यू तो हम कहाँ से निकालते थे, वो तो हम तीसरी रो से निकालते थे। अब तीसरी रो ही सारी 0 हो गई है, तो z तो हमारे पास आएगा नहीं, तो इस z को हम t रख लेंगे, इस z को क्या रख लेंगे, t या s, कोई पैरामीटर रख लेंगे। इसका मतलब हुआ z को हमने जब t रख दिया, y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ z आएगी, x की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ t आएगी। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, चूंकि t कोई भी वेरिएबल है, t की वैल्यू बढ़ाते देते जाएंगे, x और y की वैल्यू आती जाएगी, तो इस सूरत में हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या है कि हमारे पास अगर ये जो कांस्टेंट वेक्टर था ये 0 0 हो जाए तो ये होमोजीनियस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब बात आके आ जाएगी होमोजीनियस की, तो इसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसका एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और वो कौन सा सोल्यूशन है, वो हमारे पास सोल्यूशन है इसका 0 0, यानी जो ट्रिवियल सोल्यूशन है। सो अ सिस्टम AX इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस, इट ऑलवेज हैज द ट्रिवियल सोल्यूशन, वही जो मैंने बात कर दी। नॉन होमोजीनियस क्या है, जिसमें B 0 नहीं आता। उसके बाद हमारे पास इसके कोई MCQs हैं, आपने इनको देख लेना है, और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसके मैंने आपको दिए हुए हैं, इसकी आंसर की भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आप इस लेक्चर को गौर से देखेंगे, चीज़ें समझेंगे और MCQs आ जाएंगे।
अब हम एंड पे कुछ चीज़ें देखते हैं ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली हम कुछ चीज़ें देखेंगे ताकि आपको चीज़ों को विजुअलाइज कर सकें, समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, हमारे पास ये एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ग्राफ कैलकुलेटर में आपको इसकी मदद से कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मैं एक y को मैं 0 रख लेता हूँ, यानी मैं सिर्फ x एक्सेस की बात कर रहा हूँ। अब जब हमने बात की थी अभी, मैं कहता हूँ 3x इज इक्वल टू 6। अब 3x इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है। अब ये सिर्फ एक पॉइंट आएगा, सिंगल पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 2 0। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आ गया 3 0, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन होगी, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूं, अब देखें कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, और 2/3 पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 0.6667, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वन वेरिएबल में 3x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास इक्वेशन वन वेरिएबल में होगी तो उसका सोल्यूशन सिंपल एक पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इसको तब्दील कर देते हैं। तब्दील क्या कर देते हैं, हम आ जाते हैं अब 2 वेरिएबल में। तो आपके ख्याल में 2 वेरिएबल में इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या होगा। तो जब हम आते हैं 2 वेरिएबल में, मसलन मैं लिखता हूं x प्लस y इज इक्वल टू 4 बिलफर्ज। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, तो ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मेरे पास इक्वेशन आई है, इसका मतलब है x और y की वो तमाम वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब वो कौन सी हैं, बिलफर्ज यहां पर आप देखें एक पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये पॉइंट है मेरे पास -5 और 9। ठीक है, अब ये -5 9 जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखें -5 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इस लाइन पर आप मूव करते जाएं, आपको ये सारे पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ये तमाम के तमाम पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन को, ये जो मैंने लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप जो ही x एक्सेस पे आ रहे हैं, आप y एक्सेस पे देखें 0 4 है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, 4 है। इसका x इंटरसेप्ट क्या है, वो है आपके पास, वो भी 4 है। ठीक है, और आप चलते जाएंगे तो ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स ही इसका सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, m और c दोनों को स्लाइड कर देते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि ये चीज क्या है। अब इसमें जो है वो m इसकी स्लोप है, m इसकी स्लोप है, जो कि अभी यहाँ 1 है, तो 1 m इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 45। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये स्लोप x एक्सेस के साथ, ठीक है, ये नहीं, हमारे पास ये जो x एक्सेस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये स्लोप है m, और ये y इंटरसेप्ट है c, जो कि दोनों मैंने 1 1 रखे हैं। अब जरा हम इसको तब्दील करके देखते हैं। जब हम इसको तब्दील करके देखेंगे तो मसलन मैं सबसे पहले m को तब्दील करता हूं। अब मैं m को तब्दील कर रहा हूं, आप देखें क्या हो रहा है। ठीक है, मसलन मैं m को रख लेता हूं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि वो क्या रहा है कि जो ये कम हो रहा है तो ये इसकी स्लोप कम होती जा रही है। अब अगर इसको मैं नेगेटिव नंबर भी दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं -10 कर देता हूं, -10 से 10 तक रख लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसकी स्लोप जो ही 0 जा रही है तो ये x एक्सेस के बराबर आ रहा है, यानी पैरेलल टू x एक्सेस है। मैं यहाँ पर स्लोप 0 कर देता हूँ, स्लोप में 0 रखूँगा, आप देखेंगे ये लाइन हमारे पास क्या है, x एक्सेस के बराबर है। ये तो बात हमारे पास आ गई। इसको दोबारा मैं 1 कर देता हूँ, और मैं अब क्या करता हूँ, c को चेंज करता हूँ। c को चेंज करने से क्या हो रहा है, c को चेंज करने से हमारे पास ये जो इसका y इंटरसेप्ट है वो तब्दील हो रहा है। आप देख लेंगे ये हमारे पास जो लाइन है ये कहाँ जा रही है, ज़्यादा ही जो है वो होगी। ठीक है,
इसको थोड़ा सा हम इसको वापस रीसेट कर लेते हैं, ज़्यादा जूम हो गया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाई इंटरसेप्ट इसका चेंज हो रहा है। अगर मैं दोनों को आप चेंज कर लूँ तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है वो ये बन गई है। अब अगर हम इक्वेशन को 3 वेरिएबल में ले जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? अब जारी बात है वो फिर 3 डायमेंशन में चला जाएगा। तो उसके लिए हम 3D ग्राफ देखते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ कि z इज इक्वल टू x प्लस 5y। तो वो इस तरह की आपके पास एक शीट आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ये है तो एक लाइन ही है। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन ही है। मसलन मैं अगर इसको 0 कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये इसको 2D में ये एक लाइन है, 2 डायमेंशन में ये क्या है, एक लाइन है। अगर इसको मैं 3D में आपको देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल एक लाइन बन रही है। कौन सी लाइन बन रही है? x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसका मैं z वैल्यू भी दे दूं तो ये देखें कि हमारे पास ये एक, यानी ये समझ लें कि लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन के ऊपर लाइन बन रही है तो ये क्या बन रहा है आपके पास, इसको मैं आपको बता देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर तीसरी लाइन। अब यहाँ पर आप देखें कि ये अगर आपको 3 डायमेंशन में नज़र आ रही हो, ये एक्चुअली एक लाइन थी। ये क्या थी? एक लाइन थी। और ये वाली लाइन ऐसे हो रहा है कि एक लाइन के ऊपर जब ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी तीसरी लाइन आप खींचते जाएंगे तो ये आपके पास z ऊपर जाएगा, तो z ऊपर जाएगा तो हमारे पास एक शीट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब मेरे पास है x प्लस 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये लीनियर इज इक्वल टू 3 कर देते ताकि करीब आ जाए। ये हमारे पास एक सिस्टम इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन में और लिख लेता हूँ। मसला मैं लिखता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके सोल्यूशन का मतलब क्या है। अब ये इसके सोल्यूशन का मतलब ये था कि तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन पर हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो ये इस लाइन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, ये जैसे मैं मूव कर रहा हूँ पॉइंट, आपको सारे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये सोल्यूशन है। इसके सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन पर हैं, कौन सी लाइन पे? ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन है। अब देखें ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पर मौजूद हैं, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो इन दोनों के सोल्यूशन का मतलब ये होगा कि ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पे है वो कौन सा है? वो ये वाला है। वो क्या है? ये वाला है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सबसे पहली बात यह है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, या जो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। तो जो दो लाइन स्ट्रेट लाइन होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली द सोल्यूशन ऑफ द लाइंस। तो कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? पॉसिबिलिटीज हैं 3। पहली बात यह है कि हमारे पास ये दोनों इक्वेशनें इंटरसेक्ट करें। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ज़ाहिर है सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी चीज़ यह है कि ये ओवरलैप करें, और तीसरी चीज़ यह है कि ये पैरेलल हों। ये क्या हों? पैरेलल हों। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 2y लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ 4y, ठीक है, और इज इक्वल टू 6। ये मैंने 2 लाइनें ले ली। अब यहाँ पर आप देखें ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, इस मैंने एक मल्टीप्लाई किया इसको, क्या किया इसको? मैंने मल्टीप्लाई किया है किसी क्या कहते हैं उससे, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है पहली इक्वेशन को 2 से, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशनें क्या हैं? पैरेलल हैं। और ये दोनों इक्वेशनें जो है वो ओवरलैप कर रही हैं, लिहाजा इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब इसी को मैं तब्दील कर देता हूँ। देखें मैं नीचे वाली के सिर्फ एक कांस्टेंट तब्दील कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है, या -1 कर देते हैं।
या -5 कर देते। तो अब ये देखें ये दोनों इक्वेशन पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वेशन पैरेलल हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इसका मतलब इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही जो तीन बातें हमने कही थी, हमने कहा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का या यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ गई हैं वेरिएबल में। फिर आप जब 4 वेरिएबल में 5 वेरिएबल में चले जाएंगे तो फिर जाहिर बात है उसको हम ज्योमेट्रिकली नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैट्रिक्स के हवाले से। मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे वेक्टर स्पेसेस पर। तो ये जो बेसिक 3 लेक्चर होंगे या जितने भी लेक्चर बनते हैं वो आपने बिल्कुल सही तरीके से करने हैं, ताकि आपके जो बाकी लेक्चर्स हैं, यानी जो आपको वेक्टर स्पेस वाला जो आप पोर्शन आएगा, तो उसको आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। थैंक यू।